मेरी मुराद डॉक्टर कफील खान साहब से है। बीजेपी की गवर्नमेंट थी और योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम उस वक्त भी थे और आज भी थे। वो अस्पताल पे विजिट करने आए थे। डॉक्टर साहब एग्जैक्ट उस दिन जब अस्पताल पे उन्होंने विजिट करने आए थे, वो जो जुमले हमने सुने थे, क्या वो सही है कि उन्होंने कहा था अच्छा तुम बड़े हीरो बनने जा रहे हो? तो इस जुमलों में कहाँ तक हकीकत है, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। तो पहली बार हम लोग की लैंग्वेज में आपका जो है वो ज़्यादा होता असर है। होती है। तो जब उन्होंने कहा कि तू है डॉक्टर कफील, तब मुझे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हो गई। तो आई सेड यस सर। तो तू सिलेंडर लेके आया था? यस सर। तो तू सोचता है सिलेंडर लाके तू हीरो बन जाएगा? देखता हूँ तुझे। बस दीज आर द 4 वर्ड्स। उसके बाद मुझे हटा दिया गया उस रूम से। डॉक्टर साहब 2 मरतबा खास तौर से चर्चा में है। सबसे पहले तो जब 2017 में गिरफ्तारी हुई थी तब, और उसके बाद जब एक मूवी आई थी शाहरुख खान की जवान। तो जवान जो मूवी हिट हुई थी उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि वो डॉक्टर कफील खान ही थे, जिनके ताल्लुक से जो सुना था, जो पढ़ा था, अब वो लोगों को पिक्चराइजेशन के जरिए लोगों को उसको हकीकत जानना थी। नहीं, कहानी तो आपके हाथ में है। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी 2021 दिसंबर में रिलीज हुई। भारत की हेल्थ सिस्टम जिस तरह से टूटा हुआ है उसको एक ग्लोबल लेवल पे पहुंचाने का काम, हमारी उन 63 बच्चों की कहानी को पहुंचाने का काम शाहरुख खान जी ने किया। तो ठीक है, शाहरुख खान और जवान की टीम ने तो अपना मैसेज पहुंचा दिया। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, और अगर मैं थोड़ा खुलकर कहूँ, अगर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कितना ज़रूरी है उस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम सिस्टम हमारे ऊपर हावी ना हो। एक आम हिंदुस्तानी अगर सिस्टम से लड़ने की कोशिश करता है, जैसे आपने करने की कोशिश की थी, उसके बाद आपको किस तरीके से प्रेशराइज़ किया, आपको बुरी तरीके से परेशान किया गया, तो आप कितना अहम समझते हैं इस बात को कि अगर आपको सिस्टम को बदलना है या सिस्टम से लड़ना है तो सिस्टम में रहने के लिए अपने आप को पॉलिटिकली एम्पावर करना कितना ज़रूरी है? मैं अगर सिस्टम से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा पा रहा हूँ इसलिए कि मेरे माँ बाप ने मुझे तालीम दी, पढ़ाया मुझे। दूसरे पॉलिटिकल अवेयरनेस की ज़रूरत है भाई। आपके औरंगाबाद में ही देख लीजिए, आपकी जो है आपसी के झगड़े से जो है ये सीट जो है कहाँ चली गई। मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपको खुद जो है इस बात को फील करना चाहिए कि औरंगाबाद जहाँ आप खुद इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, जहाँ दलित और ओबीसी इतनी ज़्यादा तादाद में जो आपके साथ खड़े, वहाँ से आप कैसे हार गए। आखिरी पैगाम नौजवानों के नाम भाई। अमाल सही रखना चाहिए। अमाल अगर आपका अमाल क्या होता है, सबसे ज़रूरी अमाल पहले बता दूँ। अमाल किरदार, हाँ, मतलब आप कोई चीज़, हमारा ये कल्चर है, हमारा माँ बाप हम लोगों को और टीचर्स हमारे और लोग हम लोगों को ये सिखा देते हैं कि क्या बुरा है क्या गलत है। अगर आपका दिल ये कहता है कि ये सही काम है तो कभी भी चाहे जितना बड़ा हर्डल लाइफ में आ जाए, यू शुड डू इट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शेख एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आज हम एक बहुत ख़ास मेहमान के साथ आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। एक ऐसे मेहमान के साथ जिसे साल 2017 से पहले शायद ही दुनिया जानती होगी, लेकिन 2017 में इस शख्सियत ने कुछ ऐसे कारनामा अंजाम दिया कि जो इंसानियत के लिए वाकई बहुत बड़ा कारनामा था। लेकिन बदकिस्मती से पॉलिटिकल फोर्सेस ने और कुछ कम्युनल फोर्सेस को ये कारनामा हज़म नहीं हो पाया, और वो कारनामा या वो फलाह का काम और वो लोगों की जान बचाने का काम ख़ुद इन्हीं की वबाल जान बन गया। मेरी मुराद डॉक्टर कफील खान साहब से है। इस वक्त डॉक्टर कफील खान साहब औरंगाबाद के दौरे पर है। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत इस्तकबाल है आपका एशिया एक्सप्रेस में। अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात हुई है। हमारे व्यूवर्स भी आपको काफ़ी कुछ सुनना चाहते थे, जैसे मालूम पड़ा कि आप औरंगाबाद में, आज हमने खबर भी शाये की थी। औरंगाबाद जो है मैं आना बहुत चाहता था और कई बार प्लान बना, बस कुछ बदकिस्मती थी मेरी, मैं आने पाया क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो है मतलब गोरखपुर और औरंगाबाद हज़ारों किलोमीटर का डिस्टेंस है। और मुझे याद है कि जब पहली बार भी जेल गया, तीसरी बार भी जेल गया, लोगों को ने ना सिर्फ मेरे लिए दुआएं की, सड़क पे भी उतरे और दिल से दुआएं की। तो मैं हमेशा से आना चाहता था और मिलना चाहता था। अल्लाह का शुक्र है कि अब हूँ उनके बीच। डॉक्टर साहब, क्या लगा आज औरंगाबाद आकर? आप पहली मरतबा औरंगाबाद आए, अजंता केव्स गए, तो कैसा महसूस हुआ?
सड़क बहुत ख़राब है, मतलब देयर इज़ नो रोड आई वुड से कि एक ऐसी जगह जनता जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं इस इंजीनियरिंग माहौलिस की, मतलब 2200 साल पहले किस तरह से केव को बनाया गया। दूसरे शहर भी जो है मतलब एज अ सिटी की जहाँ पे औरंगज़ेब साहब खुद यहाँ थे और मतलब एक कैपिटल बना हुआ था, उस तरह से शायद डेवलप नहीं किया है। डॉक्टर साहब जब सुर्खियों में आए तो वो एक एक्सीडेंट की वजह से सुर्खियों में आए थे 2017 में, जब गोरखपुर के एक सरकारी अस्पताल में मासूम बच्चे दम तोड़ रहे थे और तकरीबन 63 के करीब बच्चों की जान जा चुकी थी। उस वाक़े में उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर साहब खुद अपने दोस्त के प्राइवेट अस्पताल तक जाते हैं, अपनी गाड़ी में गैस सिलेंडर वहाँ तक ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुँचाते हैं और फिर कई सारे बच्चों की उस इमरजेंसी के बाद जो है तो जान बच पाती है। उसके बाद दूसरे दिन, मैं चूँकि मुख्तसर सा किस्सा इसलिए बता रहा हूँ कि चाहे कुछ व्यूवर्स को शायद अंदाज़ा ना हो तो उन्हें ये पता होनी चाहिए कि दूसरे दिन जब डॉक्टर साहब के अखबार में खबरें आने लगी कि डॉक्टर साहब की एफर्ट्स की वजह से जो है तो सैकड़ों बच्चों की जान बच गई, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी और योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम उस वक्त भी थे और आज भी थे, वो अस्पताल पे विज़िट करने आए थे। डॉक्टर साहब एग्जैक्ट उस दिन जब अस्पताल पे उन्होंने विज़िट करने आए थे, वो जो जुमले हमने सुने थे क्या वो सही है कि उन्होंने कहा था अच्छा तुम बड़े हीरो बनने जा रहे हो, तो इस जुमलों में कहाँ तक हकीकत है हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। मुझे जब बुलाया गया था, और इस वक्त जेपी नड्डा बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टीम भेजी थी इस इंसिडेंट को देखने के लिए, और आप सही कह रहे हो 2 दिन तक मुझे हीरो मसीहा फरिश्ता सब बुलाया गया इसी मीडिया ने। तो जब मुझे बुलाया गया था तो मुझे लगा कि मुझे शाबाशी मिलेगी, और उस वक्त उस रूम में, मतलब नॉट रूम आई वुड से द PICU वार्ड में योगी आदित्यनाथ जी थे, हमारे CM जेपी नड्डा थे, और DM थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर, कमिश्नर थे, मेरे HOD थे, मेरे प्रिंसिपल थे, मतलब एवरीबडी वाज देयर। सो आई थॉट आई विल गेट अ पैट ऑन माई बैक। मैंने किताब में अपनी भी लिखा है इस बात को, और अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा और जब मैंने विश किया उनको, और जब सन्नाटा था रूम में, एंड यस यू सेड ना कि 4 जो लाइन थी मेरी ज़िंदगी ने चेंज कर दिया। अभी आपने कहा कि 2017 से पहले शायद ही कोई लोग जानते होंगे, एकदम मैं गोरखपुर एक छोटा सा टाउन है, औरंगाबाद से बहुत छोटा, और 2017 से पहले मेरी ज़िंदगी बस इतनी थी कि घर से अस्पताल, अस्पताल से भी बच्चों और वाइफ के साथ और अम्मी जान के साथ ज़िंदगी गुजरती थी। मुझे भी नहीं पता था कि इतनी रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे लोगों में इतनी नफ़रत फैली। शायद जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनको शायद इतना नहीं फ़र्क पड़ता है जितना ये जितनी रिलीजन के नाम पे लोगों में फैला दिया गया है। बहरहाल तो वो जुमले तू है डॉक्टर कफील, तो जब व्हेन ही सेड तू ना, तो पहली बार हम लोग की लैंग्वेज में आपका जो है वो ज़्यादा होता असर है। होती है। तो जब उन्होंने कहा कि तू है डॉक्टर कफील, तब मुझे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो आई सेड यस सर। तो तू सिलेंडर लेके आया था? यस सर। तो तू सोचता है सिलेंडर लाके तू हीरो बन जाएगा? देखता हूँ तुझे। बस दीज आर द 4 वर्ड्स। उसके बाद मुझे हटा दिया गया उस रूम से, FIR होती है, फिर जेल भेज दिया जाता है। तो दोज 4 वर्ड्स हैव चेंज्ड माय लाइफ अपसाइड डाउन टोटली। डॉक्टर साहब 2017 से पहले जाहिर सी बात है कि आपका एक अच्छा करियर था, आप अस्पताल में अपनी सर्विसेज दे रहे थे, अपनी फैमिली में खुश थे। 2017 के बाद ये जो 4 लाइनों ने आपकी ज़िंदगी तब्दील की, बदल के रख दी, पूरी तरीके से झिझोड़ दिया आपको। कितनी मरतबा जेल जाना पड़ा आपको? 3 बार जेल गया। एक बार जो है BRD ऑक्सीजन ट्रेजिडी में गया, एक बार बहराइच इंसिडेंट हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि मैंने ज़बरदस्ती बच्चों का इलाज करने की कोशिश की थी, और तीसरा आपको पता है CNRC के वक्त जब अलीगढ़ में मैंने स्पीच दी थी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप 3 मरतबा आप अरेस्ट हुए, बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया कि आपको बाज़ाब्ता जिस सर्विस पर आप पहले थे गोरखपुर अस्पताल में, उसको आप पर रिजॉइन किया जाए।
आपकी रिपोर्ट में भी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई और उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करने का कहा गया। लेकिन आज आप कहाँ रहते हैं? क्या आप दोबारा अपनी जॉब ज्वाइन किए हैं, नहीं किए? नहीं, हाई कोर्ट ने ये कहा था, क्वेश्चन किया था योगी गवर्नमेंट से कि आपने 4 साल से डॉक्टर कफील को सस्पेंड क्यों रखा हुआ है। ये 2021 की बात है। और बाकी जो 9 डॉक्टर और प्रिंसिपल थे जिसे उन सबको बहाल कर दिया, डॉक्टर कफील को क्यों बहाल नहीं किया है। 10 नवंबर 2021-20 को डेट थी और 9 नवंबर 2020 को मुझे टर्मिनेट कर दिया। गौ सरकार ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अभी मेरे पास नौकरी नहीं है। मैंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को इस डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट में फिर से रेट पिटिशन डाली हुई है। अब ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं, तारीख पे तारीख मिलती है। फिलहाल आप कहाँ रहते हैं? आपके दिलों में मतलब अब घर तो नहीं है। हाँ। नौकरी नहीं है। मैं आई एम अ रिफ्यूजी इन माई ओन कंट्री। मैं अपने ही देश में भटक रहा हूँ। कुछ साल जयपुर रहा, राजस्थान। कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने सिक्योरिटी और घर दिया हुआ था। प्रियंका गांधी मैम का मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। सरकार बदली, उन्होंने वहाँ से भगा दिया। अभी इस वक्त जो है दूसरी जगह खोजना है। वैसे मैं डॉक्टर्स ऑन रोड करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है कहाँ भी नेचुरल कैलेमिटी हो तो वहाँ अपनी टीम के साथ जाते हैं और वहाँ रहते हैं। तो अभी मैं बिहार था, उससे पहले केरल था, उससे पहले वेस्ट बंगाल था। ये बड़ा बहुत ही अफसोसनाक जुमला डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं अपने ही मुल्क में एक महाजिर की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कि 2017 से डॉक्टर साहब को नहीं मालूम था कि समाज में इतनी नफरतें फैली हुई है और कास्ट के नाम पे इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जो अपर क्लास के मुस्लिम्स हैं उनके सामने, खैर मेरे सामने, मेरे मुंह फेस पे मैंने कभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं महसूस किया। जब जेल गया तब जेल में एहसास हुआ कि भाई जब एक अच्छा काम करने के बाद, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने के बाद, एक अच्छे सबसे मतलब इंडिया का अगर कहिए एमडी पीडियाट्रिक्स और अच्छे के मणिपाल जो है बेस्ट मेडिकल कॉलेज माना जाता है, वहाँ से पढ़ने के बाद अभी आपको अगर जेल में टॉयलेट साफ करना पड़े और हार्डकोर क्रिमिनल के साथ रहना पड़े, तब एहसास हुआ कि जो है उन लोगों को क्या होगा जो शायद जिनकी ज़बान नहीं है, जो गरीब है, जो मजलूम है, वो उनको क्या होता होगा। तब मैंने किताबें पढ़ना, तब हिस्ट्री पढ़ी, चाहे बहुत सी किताबें, तब एहसास हुआ कि देश जो है वो किस तरह से जो है कास्ट और रिलीजन और रीजन के नाम पे भी किस तरह से बटा हुआ है। डॉक्टर साहब, जब आप पहले जेल में रहकर आ चुके थे, आपके ऊपर इतने ख़तरनाक इल्ज़ाम थे, उसके बाद क्या आपको डर नहीं लगा? फिर भी आप CA NRC के प्रोग्राम्स गए, वहाँ पर आपने भाषण दिया, उसके इल्ज़ाम में और दोबारा आपको गिरफ्तार होगी, तो ऐसा नहीं लगा कि पहले मैं ऑलरेडी कई सारी परेशानियों से घिरा हुआ था, अब ये नई परेशानी कैसे आ गई? तो मतलब वो डर निकल गया था या फिर एक जुनून आपके ऊपर तारी हो गया था कि नहीं अब तो लड़ना है? हाँ, मेरे जुनून तारी अभी भी है। अच्छा। पता नहीं, शायद मुझे कहता हूँ ना कि एक हदीस है कि शायद किसी न किसी को कुर्बानी देनी होती है तभी कौम जागती है। मैं आसाम था, मैं उस वक्त आसाम में बाढ़ हुई थी और आसाम में CA NRC लागू हो गया था और जो NRC की लिस्ट थी उसमें 18.5 लाख लोग जो है वो लिस्ट, उनको कह दिया गया कि आप भारतीय नहीं हो। उस 18.5 लाख में से सिर्फ 6.5 लाख जो है वो मुस्लिम थे, बाकी जो है बेचारे वही थे स्ट्रीट वेंडर, लेबरर्स, डेली वेजर्स। तो मुझे ये एहसास था कि ये CA NRC जो अगर पूरे इंडिया लेवल पे करेंगे तो सबसे ज़्यादा गरीब और मजलूम ही देंगे। I feel that as a normal Indian citizen, everybody has a responsibility to speak against the injustice done to anyone, anywhere, across the world, पूरी दुनिया में कहीं कुछ हो। तो उस लिहाज से मैंने CA NRC बोला था, not as a doctor, as a responsible Indian citizen। तो डर तो निकल गया था? वो कहते हैं ना, एक बार जेल चले जाओ, जेल की रोटी खा लो तो शायद सही बात है। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि डॉक्टर साहब 2 मरतबा खास तौर से चर्चा में है। सबसे पहले तो जब 2017 में गिरफ्तारी हुई थी तब, और उसके बाद जब एक मूवी आई थी शाहरुख खान की जवान,
तो जवान जो मूवी हिट हुई थी उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि वो डॉक्टर कफील खान ही थे, जिनके ताल्लुक से जो सुना था, जो पढ़ा था, अब वो लोगों को पिक्चराइजेशन के ज़रिए लोगों को उसको हकीकत जानना थी। उसके बाद डॉक्टर कफील खान की ज़्यादा मकबूलियत बढ़ गई। जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, क्या जवान की जो टीम थी, जो डायरेक्टर्स थे, जो जिम्मेदार थे, तो क्या उन्होंने आपसे कहानी मंगवाए थे या आप किस तरीके से आपकी कहानी उन तक पहुंची? नहीं, कहानी तो आपके हाथ में है। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी 2021 दिसंबर में रिलीज़ हुई और अमेज़न और फ्लिपकार्ट सब पे अवेलेबल है, सब पे है। अब मैं चेन्नई पे था तो मैंने उनको भिजवाया था डायरेक्टर को, पर मुझे नहीं पता था कि ये मूवी आ रही है। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज बाई व्हेन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इन सितंबर के सेकेंड वीक के बाद, जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो लोगों ने खुद फ़ोन कर करके बताना स्टार्ट किया, तब मुझे एहसास हुआ। और यस, मेरे लेटर लिखने के बाद जब मैंने शाहरुख खान जी को लेटर लिखा था, उसके बाद शाहरुख खान जी की सेक्रेटरी का कॉल आया था। तो मुझे भी नहीं पता था कि मूवी आ रही है, बट मैं मानता हूँ कि देखिए, मेरी जो बुक लिखने का सोल पर्पस था कि आज भी उस बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजिडी के जब भी बात आती है तो लोग डॉक्टर कफील को याद करते हैं। उन 63 बच्चों को कोई नहीं याद करता जिनके माँ बाप आज भी 8 साल बाद भी अपने बच्चों के लिए तरस रहे हैं। तो उस स्टोरी को, और जो हमारी हेल्थ सिस्टम है किस तरह से, मतलब एक बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजिडी, अभी आपने झांसी में देखा क्या हुआ है, तो औरंगाबाद में भी ड्यूरिंग ऑक्सीजन कोविड के टाइम में क्या हुआ था। तो आपने जो अपने भारत की हेल्थ सिस्टम जिस तरह से टूटा हुआ है, उसको एक ग्लोबल लेवल पे पहुंचाने का काम, हमारी उन 63 बच्चों की कहानी को पहुंचाने का काम शाहरुख खान जी ने किया। तो ठीक है, शाहरुख खान और जवान की टीम ने तो अपना मैसेज पहुंचा दिया, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना हूँ कि ये और ज़्यादा आपके लिए परेशानी का सबब बन गया इस कहानी के पिक्चराइजेशन होने के बाद। क्या ये बात सही है? आप और ज़्यादा ट्रोल होने लगे? ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि होल फैमिली के लिए। इस बार तो मतलब हर बार मैं जेल जाता था, इस बार मेरे बड़े भाई को जो गोरखपुर में थे उनको 20 दिन तक ATS ने बैठा के रखा। मेरे छोटे भाई को गिरफ्तार की, घर से उठा लिया। मेरे पर FIR हुए लखनऊ के कृष्णनगर थाने में, ये कहते हुए कि मतलब मैं सरकार को मतलब बदनाम करना चाहता हूँ। और 2024 में, उस वक्त लोकसभा चुनाव नहीं हुआ था, 2024 में हिंदुत्ववादी सरकार को रोकने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ। तो ये थी अभी तक की गुफ्तगू डॉक्टर साहब के अपने ऊपर क्या हालात गुजरे। अब डॉक्टर साहब, ओवरऑल आप जो सिचुएशन देखते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन, आपने खुद समाजवादी का भी हाथ थामा था, इस अभी गुफ्तगू के दौरान आपने प्रियंका गांधी का शुक्रिया अदा किया। पॉलिटिकल सिस्टम में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, और अगर मैं थोड़ा खुलकर कहूँ, अगर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कितना ज़रूरी है उस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम सिस्टम हमारे ऊपर हावी ना हो, एक आम हिंदुस्तानी अगर सिस्टम से लड़ने की कोशिश करता है, जैसे आपने करने की कोशिश की थी, उसके बाद आपको किस तरीके से प्रेशराइज किया, आपको बुरी तरीके से परेशान किया गया, तो आप कितना अहम समझते हैं इस बात को कि अगर आपको सिस्टम को बदलना है या सिस्टम से लड़ना है, तो सिस्टम में रहने के लिए अपने आप को पॉलिटिकली एम्पावर करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी। देखिए, एक एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। आज मैं अगर सिस्टम से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा पा रहा हूँ, इसलिए कि मेरे माँ बाप ने मुझे तालीम दी, पढ़ाया मुझे। और मतलब मेरी माँ जो हैं गोरखपुर की ग्रेजुएट थी उस ज़माने में। मेरी नानी जो है वो हाई स्कूल किया था, बग्गी पे जाती थी स्कूल, मतलब पहली मुस्लिम महिला थी गोरखपुर की जिन्होंने हाई स्कूल पास किया था। अच्छा। मेरी नानी, समझ लीजिए। तो मैं उस एजुकेशन से, तो एजुकेशन इज़ द योर बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं। और वो खासकर अपने नॉर्थ इंडिया में जाइएगा, आपके यूपी बिहार में, वहाँ की लड़कियों को, खासकर मुस्लिम लड़कियों की बात करिए, तो जैसे ही वो हाई स्कूल इंटर पास करती हैं और 17-18 साल में शादी हो जाती है, फिर 5-6 बच्चे होते हैं, फिर उनके वो साइकिल चलती जा रही है, उसको हमें ब्रेक करना है। मुझे
हमेशा से मानना है मेरा कि मदर इज़ योर फर्स्ट टीचर। माँ जो होती है, जो आपको तालीम देगी, जब 7-8 साल का बच्चा होता है, जो आपकी बेसिकली पर्सनालिटी को डेवलप करने का टाइम होता है, वो 7-8 साल होता है। उसके बाद तो बच्चे का जहन जो जैसा वो मतलब एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, ज़िद्दी है, कैसा पढ़ने में, वो सब तय हो जाता है 7-8 साल तक। तो वो हमें मेहनत करनी है एजुकेशन पे। दूसरे पॉलिटिकल अवेयरनेस की ज़रूरत है भाई। आपके औरंगाबाद में ही देख लीजिए, आपकी जो है आपसी के झगड़े से जो है ये सीट जो है कहाँ चली गई। मतलब आपके मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपको खुद जो है इस बात को फील करना चाहिए कि औरंगाबाद जैसी जहाँ पे, जहाँ आप खुद इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, जहाँ दलित और ओबीसी इतनी ज़्यादा तादाद में जो आपके साथ खड़े, वहाँ से आप कैसे हार गए। डर की बात ही नहीं है, अल्लाह पे भरोसा है तो डर तो नहीं होना चाहिए। इन सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो लोगों का प्यार मिलता है, जिसे मैं औरंगाबाद आया हूँ, आज मैं अजंता गया देखने, लोग जो है मिलने आए, गले लिखते हैं, दुआएं करते हैं, तो वो प्यार मुझे मिला है। और शायद वो मैं सबका आपके यूट्यूब के माध्यम से, ज़रिए से आप लोगों तक ये सलाम कहना चाहूँगा और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना। एक आखिरी पैगाम नौजवानों के नाम भाई। अमाल सही रखना चाहिए। अमाल अगर आपका अमाल क्या होता है, सबसे ज़रूरी अमाल पहले बता दूं, अमाल किरदार। हाँ, मतलब आप कोई चीज़, हमारा ये कल्चर है, हमारा माँ बाप हम लोगों को और टीचर्स हमारे और लोग आप हम लोगों को ये सिखा देते हैं कि क्या बुरा है क्या गलत है। अगर आपका दिल ये कहता है कि ये सही काम है, तो कभी भी चाहे जितना बड़ा हर्डल लाइफ में आ जाए, यू शुड डू इट। और अगर आपका दिल कह रहा है कि ये गलत है, तो कभी मत कीजिए। तो अमाल को साफ़ रखिए, इरादों को बुलंद रखिए, इंशाल्लाह जो है कहते हैं ना, मंजिल अपना जो है अल्लाह पे छोड़ दीजिए, रास्ता चुनिए, सही चुनिए। अमाल को साफ रखिए, किरदार को बुलंद कीजिए और हौसले के साथ आगे बढ़िए। और ज़िंदगी में एक लाइनर की बात करूँ तो ज़िंदगी में अगर कामयाबी चाहिए तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। डॉक्टर कफील खान की पूरी गुफ्तगू का खुलासा यही है नौजवानों के नाम पैगाम कि अगर आप ज़िंदगी में जीना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हालात से मुकाबला करने के लिए हर 24 घंटे तैयार रहना पड़ेगा और एक अच्छे किरदार और एक मजबूत हौसले के साथ। मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि डॉक्टर कफील खान की जो पिछले 7 साल की जो ज़िंदगी गुजरी है, उस पर डॉक्टर साहब ने खुद एक किताब लिखी है, द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी। ये हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में मौजूद है। 10 लैंग्वेज में, तकरीबन 10 ज़ुबानों में मौजूद है। अमेज़न पर भी ये अवेलेबल है। तो अगर जो कुछ भी इस मामले में और ज़्यादा तफसीलात जानना चाहता है तो वो किताब ज़रूर पढ़े, ताकि ये किताब पढ़ने से उससे हर तरीके से रहनुमाई मिल जाए, हौसला मिल जाए और ये विज़न मिले कि कैसे एक तालीमी याफ्ता नौजवान अगर तालीम हासिल करने के बाद सिस्टम से लड़ाई करने के मूड में आ जाए तो फिर वो योगी जैसे मुख्यमंत्री को भी नहीं गिनता। और यही एक मिसाल डॉक्टर कफील खान के ज़रिए हमें मिली, वरना हमने देखा कि कई लोगों की हिम्मतें टूट जाती है, हौसले टूट जाते हैं और वो अंधेरों में कहीं गुम हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर कफील खान की जो स्टोरी है, ये डॉक्टर कफील खान साहब की स्टोरी न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदुस्तान के हर उस नौजवान के लिए अहम है जो हिंदुस्तान को आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता देश देखना चाहता है। और जाहिर सी बात है, ये हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं। और जैसे डॉक्टर कफील खान ने कहा कि आज चर्चे मेरे हो रहे हैं, मुझे उस पर खुशी नहीं है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि उन 63 बच्चों के चर्चे नहीं हो रहे जिनकी माएँ, जिनके बाप आज भी अपने बच्चों के लिए तरस रहे हैं। तो ये खुदा तरस, ये एक तड़पता हुआ दिल और तड़पता हुआ जज्बा ये डॉक्टर कफील खान को हिम्मत और हौसला फराहम करता है। हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं डॉक्टर साहब कि आप जल्द से जल्द आजमाइशों से बाहर निकले और एक अच्छी और एक इंसानियत के लिए अपने आप को वक्फ करने वाली ज़िंदगी गुजारे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया।